आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर की मेहर पूरी तरीके से आप पर बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे फिल्म सिलसिला की, जो कि रिलीज हुई थी सन 1981 में। 14 अगस्त तारीख थी और इस फिल्म में कई लोगों का अपने मिलन होते हुए देखा स्क्रीन पर। लेकिन यकीन मानिए, यह फिल्म कई लोगों के लिए इसलिए भी मील का पत्थर रही कि उसके बाद में कुछ लोग इसमें आपस में कभी नहीं मिल पाए, या ज्यादा नहीं मिल पाए, या बहुत बाद में जाकर के मिले। और उसका एक जीवंत उदाहरण है रेखा और अमिताभ बच्चन। यानी इस फिल्म में मिलने के जितने इंटेंस सीन है ना, मिलन के, रेखा और अमिताभ बच्चन के, असल जिंदगी में उसके बाद में ये उतने ही ज्यादा एक दूसरे से दूर हो गए। और यही सूरत हाल रहा यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन का भी। आपको जितना ज्यादा इंटेंस लगता है कि और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में भागीदार थे, यानी बिजनेस में भी पूरी तरीके से वो पार्टनर थे YRF के साथ में, यानी यश राज फिल्म के साथ। और कई मुद्दे या जो मुख्य जितने निर्णय होते थे वो अमिताभ बच्चन ही लिया करते थे। इस समय तक अमिताभ का कद वो हो चुका था फिल्म इंडस्ट्री में, वो किसी भी बैनर के साथ काम करते थे तो अमिताभ न सिर्फ एक्टिंग करते थे उस फिल्म में, यानी वो सिर्फ सैलरी, अब जिसको फीस बोलते हैं, उस तक नहीं जुड़े थे। उससे आगे अमिताभ बच्चन फिल्म में काउंसलिंग भी करते थे और कई बार कास्टिंग भी पर भी मतलब अमिताभ की इस फिल्म से जुड़े हुए जितनी विधाएं होती हैं उन सभी पर अमिताभ बच्चन का एक नजर रहती थी और पूरा पूरा उनका कंट्रोल रहता था उस चीज पर। यानी जिस चीज पर वो कहते थे कि हाँ भाई ये होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और इसको करने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि फिल्म देखिए अल्टीमेटली रिजल्ट बोलता है, काम बोलता है। और अमिताभ बच्चन का काम ही ऐसा है कि जिसकी वजह से आज हम अमिताभ को याद करते हैं। वो समय ऐसा था कि अगर एक साल में अमिताभ की 4-4 फिल्में भी आती थी ना, तो चारों की चारों हिट होती थी, चाहे चारों एक ही डेट पर आए, एक ही जगह पर लगे, लेकिन चारों ही फिल्में हिट होती थी। और उन चारों की चारों या पांचों की पांचों फिल्मों को देखने में ऑडियंस टूट कर भर भर करके जाते थे, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स जाते थे। अमिताभ एक ऐसे कलाकार है, शायद एकमात्र ऐसे कलाकार है कि जिनकी काफी सारी फिल्में अगर एक ही समय पर रिलीज होती है ना, और सिनेमा हॉल्स अगर कम पड़ जाए, तो भी उनकी आपस में जो फिल्म होती है ना, वो उनके बिजनेस को बढ़ाएंगी। ना कि ऐसा हो कि भाई एक फिल्म देख रहा है कोई, तो ऐसा नहीं है कि वो अमिताभ की कोई दूसरी फिल्म नहीं देखेगा। अमिताभ की जितनी फिल्में जितने भी साल एक साथ आई, सभी दर्शकों ने उन सभी फिल्मों को देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि बार बार देखा। तो अमिताभ की जो प्रसिद्धि का और उनके जो नाम का ये एक तिलिस्म था, जो कि उस समय सर चढ़ करके बोलता था और आज भी बोलता है। तो हुआ यूं था, इस फिल्म का एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि अमिताभ बच्चन का एक गाना था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पहली बात तो मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताऊं कि इस फिल्म में एक हमारे बहुत ही मशहूर जोड़ी रही है। अगर वो जोड़ी नहीं होती हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आज हमारे फिल्मों में जो जान आई है ना, जो एक बदलाव आया है फिल्म मेकिंग में, स्टोरी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर, वो बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता कभी भी। यानी इस फिल्म में जावेद अख्तर साहब का पदार्पण हुआ है। जावेद अख्तर साहब कौन? वही सलीम जावेद के जावेद, है ना। और इस फिल्म के तुरंत पहले जावेद और सलीम और जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी। और ये वो पहली फिल्म थी जहां से जावेद अख्तर एक गीतकार के रूप में
अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और गाना था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब इस फिल्म की शूटिंग मतलब होनी थी आपके कश्मीर में, और ज्यादातर जो पोर्शन थे वो कश्मीर में शूट हुए। और जब YRF उसके बाद में जब कश्मीर में आतंकवाद का खेल कुछ ज्यादा हो गया तो यशराज फिल्म्स ने ये मन बनाया कि वो अपनी फिल्म को के ज्यादातर जो प्रणय जो सीन्स हैं या जो गाने हैं वो स्विट्जरलैंड में ही शूट होते थे। ये आपने देखा होगा उनकी कई फिल्म्स में जो अब तक आई। उसके बाद में 80s में भी ये दौर शुरू हो चुका था कि वो यश चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ज्यादातर जो गानों की शूटिंग के लिए वो स्विट्जरलैंड को ही पसंद करते थे, है ना। तो लेकिन इस खास गाने में देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उसमें एम्स्टर्डम में इस गाने को फिल्माया गया। तो एम्स्टर्डम का एक फेमस गार्डन हुआ करता था, उस गार्डन का नाम था क्वेकॉनहॉफ, KUEKENHOFF। अब आप उसको क्या बोलेंगे, क्वेकॉनहॉफ, इसका कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन है। इस गार्डन में इसका पूरा शूटिंग हुआ। देखा एक ख्वाब, जहां पर आप इनको लाल पीले फूल देखते हैं, नीले फूल देखते हैं और बड़े ही अच्छे। और इस पर्टिकुलर इस गाने के लिए अमिताभ बच्चन ने सुझाव दिया था कि हमको यूनिट को वहां लेकर के चलना पड़ेगा एम्स्टर्डम, क्योंकि अमिताभ बच्चन इस जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए कभी पहले गए थे। और उनके इस सुझाव को मानकर के यश चोपड़ा ने करीब 15 लोगों को अपने साथ में लिया यूनिट में। मतलब कम लोग गए थे इस फिल्म के इस गाने को शूट करने के लिए, सिर्फ इस गाने को शूट करने के लिए। और इस फिल्म में इस गाने को शूट करके ना तुरंत प्रभाव से इंडिया लौटना था, है ना। और वैसे ही इस फिल्म का जो बजट था वो ज्यादा बढ़ चुका था, टाइम भी बहुत ज्यादा जा चुका था, काफी ज्यादा। और फिल्म के जो यूनिट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत कम लोग गए थे, 15 लोग। और वहां का जो एक टॉप होटल था उसका नाम था होटल ओक्यूरा, उसमें ये सभी लोग ठहरे। और अमिताभ जो है वो उस समय ऐसे समय से चल रहे थे कि भाई अमिताभ और रेखा के बीच में कुछ इंटीमेसी कुछ ज्यादा थी, और बीच में कुछ मीडिया और जया बच्चन के साथ में भी उनका अमिताभ का कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और ये पूरा ट्रायंगल लव स्टोरी सबको दिखती थी। पर्दे के अलावा भी लाइमलाइट में इन लोगों के नाम जा चुके थे। सभी लोग अमिताभ को रेखा के साथ में जोड़ने लग गए थे। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में अमिताभ और रेखा को पति पत्नी की तरह स्वीकार किया जा चुका था। और रेखा भी पूरी तरीके से अमिताभ पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही थी। वो कोशिश उनकी यही थी कि अमिताभ से उनकी शादी हो जाए। बिल्कुल, रेखा पूरी तरीके से अपने इस संबंध के शबाब पर थी। और उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चीज छुपी हुई हो। ये आपने देखा भी होगा, इस फिल्म के कई सीन्स आपको दिखते हैं कि भाई ये असल जिंदगी का कुछ चल रहा है। इस फिल्म में आपको कोई भी चीज रियल नहीं लगेगी, सब चीज रियल लगेंगी। और इस चीज को फिल्माने में यश चोपड़ा का जवाब नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फिल्म में देखते थे कलाकारों के बीच में असल जिंदगी में क्या चल रहा है, और उसी तरीके का वो सीन बनवाते थे और वो चीज प्रोजेक्शन पर लेते थे, ताकि वो चीज जब फिल्म में आए तो बड़ी लाजमी लगे, बड़ी नेचुरल, बड़ी प्राकृतिक लगे, क्योंकि उसमें कुछ बनावट ना हो। क्योंकि वो असल जिंदगी में भी कलाकार यही जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें बनावट की 1% भी कोई गुंजाइश नहीं बैठेगी। बहरहाल मैं आपको जो बताने वाला था वो ये था
कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने देखा होगा गाना कितना अच्छा गया ना, एकदम बढ़िया निकल के आया, बहुत अच्छा। और रेखा और अमिताभ बच्चन एंजॉय कर रहे हैं और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ में पूरी तरीके से, मतलब जो एक होना चाहिए ना प्रेमी जोड़ा जो होता है युगल, वो मैं आपको क्या कहूं, उससे ज्यादा आप समझ सकते हैं जितना मैं बोलूंगा। लेकिन आपको इस चीज को जानकर के ताज्जुब होगा कि इस फिल्म के इस गाने में रेखा और अमिताभ के बीच में एक झगड़ा हो गया था। झगड़ा मतलब अनबन। अमिताभ बच्चन को इस बात की जल्दी थी कि इस चीज को, इस गाने को फटाफट शूट करके हम लोग इंडिया आए और कुछ फिल्म की मेकिंग के लिए कुछ और आगे की चीजों को करें। लेकिन रेखा जो थी ना, वो इस गाने में टेक पर टेक मांग रही थी। वो अपने किसी भी टेक से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो हर टेक को बोल रही थी भाई इसको दोबारा से लेते हैं, इसको दोबारा से लेते हैं, इसको दोबारा से लेते हैं। अब अमिताभ बच्चन कैमरामैन के पास खड़े हुए थे और अमिताभ बच्चन की आवाज तो वैसी तेज है। अमिताभ बच्चन ने बस अपने मुंह से ये बोला, भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स में था, ये बोला था साली टेक पर टेक मांगती है। उन्होंने बोला साली टेक पर टेक मांगती है। हम कई बार बोल देते हैं, यारी दोस्ती में भी एक साला जो शब्द है वो चलता है, कई बार बोल देते हैं साला ये साला वो बोल देते हैं। कई बार हम सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन हमें सिचुएशन पर होती है, ऐसा नहीं है किसी इंसान पर। तो जब हमें फ्रस्ट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर स्थिति पर होती है ना, तो हमारे मुंह से एक गाली निकल जाती है। हालांकि नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन हो जाता है कई बार जब हमारे ऊपर सिर पर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। अकेला हो सकता है रेखा को तो सिर्फ अमिताभ बच्चन का साथ दिख रहा हो कि मैं जितना टाइम अमिताभ के साथ स्पेंड कर सकूं अलग अलग तरीके से। जैसा कि आपको मैंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का भी बताया था कि उस समय क्या था कि शोले की शूटिंग के समय कि धर्मेंद्र चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो हेमा मालिनी के साथ में बिताए। इस वजह से वो रिटेक पर रिटेक देते थे और 100 रुपया देते थे हर रिटेक का। जैसा कि मैंने आपको शोले के जब मैं वीडियो बता रहा था, समझा रहा था आपको उसके बारे में, उसमें मैंने यही बताया था आपको। तो उसी तरीके से रेखा भी एडवांटेज चाहती थी कि भाई कुछ फायदा चाहती थी कि भाई अमिताभ के साथ में जितना ज्यादा समय बिताऊं, इसी सीन के बहाने, इसी गाने के मतलब जो अलग अलग जो दृश्य है, मूड के बहाने मुझे अमिताभ के साथ रहने का मौका मिलेगा। चाहे पर्दे पर ही सही, लेकिन अमिताभ के साथ में उनके स्पर्श को मैं महसूस कर सकूंगी। और इस चीज में बताने की जरूरत नहीं, अमिताभ बच्चन का भी झुकाव उतना ही था रेखा की तरफ। लेकिन बाद में कुछ ऐसी सूरतें हाल हुई है कि अमिताभ को एकदम से हटना पड़ा। और अमिताभ ने जो गलतियां की, मैं नहीं कहता, मैंने पहले भी कहा कि अमिताभ ने जो गलतियां की, एक बार जब उन्हें रियलाइज हुआ उसके बाद अमिताभ ने वो गलतियां कभी नहीं की। लेकिन जनाब अमिताभ से गलतियां हुई, ठीक है, जैसे किसी इंसान से होती है, और अमिताभ ने स्वीकारा। अमिताभ ने कभी भी किसी चीज पर अपनी सफाई नहीं दी। हाँ, वो चुप रहे कई जगह पर, लेकिन उनके जवाब कभी भी गलत या आधारहीन नहीं होते थे। ये कुछ रहा, इंसान है, और बस इस तरीके से। तो अमिताभ ने यही कहा कि साली टेक पर टेक देती है ना। और ये चीज कैमरामैन तो ने तो सुना ही सुना, कैमरामैन तो पास में था ही था, लेकिन रेखा ने भी इस चीज को सुन लिया और लगभग सारी यूनिट ने सुन लिया। और उसके बाद में अमिताभ ने रेखा को मनाने की कोशिश की। और देखो साहब, जब इतने ज्यादा आप दो जिस्म और एक जान हो चुके होते हो, उसके बाद में अगर आप बोल देते हो किसी को कि साले यार एक टेक पर टेक मांग रही है साली, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन कई बार चल जाता है लोगों के बीच कि चलो ठीक है यार, दोस्ती में बोल दिया। जब आपका रिश्ता इतना ज्यादा जबरदस्त है तो बोल सकता है। मैं हालांकि इसमें अमिताभ का पूरी तरीके से समर्थन नहीं करता, लेकिन बोल दिया, लेकिन ठीक है। अब उस पर रेखा जो थी वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई, साइड में जाकर के बहुत तेजी से। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी अनबन हुई और बहुत
ज़्यादा अमिताभ को झुकना पड़ा, साहब उनको मनाना पड़ा। और बताते हैं कि वो दिन फिर पूरा का पूरा खराब हो गया, लॉस हो गया उस दिन का, और शूटिंग को अगले दिन करना पड़ा। और जब हम स्पेशली जब किसी गाने के लिए जाते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर किसी गाने या सीन के लिए कहीं दूसरी जगह, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। क्योंकि आप चाहे एक सीन के लिए जाओ, चाहे पूरी फिल्म के लिए जाओ, कोई ज़्यादा बजट में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि बुकिंग वगैरह, वो आने जाने का खर्चा। बल्कि आप कोई छोटा सीन जब रिकॉर्ड करते हो ना, किसी चीज़ के लिए दूर जाते हो, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है बजाय पूरी फिल्म के लिए, क्योंकि एवरेज निकल आता है पूरी फिल्म से, है ना। लेकिन जब कोई छोटी चीज़ होती है, उसके लिए आप स्पेशली जाते हो ना, वहाँ इंसान लॉस में आता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिल्म के इस गाने को जितना टाइम लगना था उससे एक दिन ज्यादा लगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। कल आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित होता हूं। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं, बट जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करो। और बेल आइकन में जो ये बेल है या घंटा है, इसको प्लीज जरूर 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 दबा दो यार। सारी चीजें ऑब्वियस है, विवक्षित है, समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनली भी आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट करते हो, मेरी चीजों को भी कर लो, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।